सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 बायोलॉजी में आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में, नीट में, सीयूईटी में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, the cells of other plant and animal, use of DNA to get desired gene and introduce into other organism to produce desired product। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जीन को लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके उनकी जेनेटिक मेकअप को चेंज करके अगर हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो यह मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। सदियों से बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध से दही का बनना, लैक्टिक एसिड, बैसिलस बैक्टीरिया वहाँ यूज होता है। ईस्ट है, ईस्ट से ब्रेड, बिस्किट्स, बिवरेज, तमाम सारे आइटम बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज प्रोडक्ट बनाकर ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो किया जा रहा है एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन को लेकर के, डिजायर्ड जीन को लेकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देख लें हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस using live organism, cells, enzyme. Modern biotechnology using genetically modified organism was made possible only when man learned to alter the chemistry of DNA and construct recombinant DNA। यही जो बात मैंने कही कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्विंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन विच द जीन part of DNA a particular organism is taken and introduced into other organism where it get integrated with their genome and it will start producing desired protein। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा रिकॉम्ब डीएनए बना करके हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। द की प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। उसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, मिल्क चाहिए, तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको डिजायर्ड जीन तो चाहिए ही चाहिए, उसको कट करने के लिए जेनेटिक सीजर चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जीन को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे, और प्लाज्मिड वेक्टर प्लाज्मिड चाहिए जिससे आप उसकी कॉपी बना सकें। तो यहाँ पर यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिक्वायर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड, बैक्टीरियल वेक्टर, जिससे हम जोड़ करके हम बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। और डिजायर्ड जीन, किसी भी ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन को ले सकते हैं। इसके बाद उसको प्यूरिफाई करके, उसके प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके, उसका जो है बायोलॉजी टेस्टिंग करके, सेफ्टी टेस्टिंग करके उसको मार्केटिंग के लिए भेज सकते हैं। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या सेल है, उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ट्रांसजेनिक प्रोटीन होगी, वैक्सीन होगी, बहुत सारे केमिकल होंगे, बायोएक्टिव एजेंट होंगे जिनका अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बायोरिएक्टर का। तो यह जितनी सारी आपने चीज़ें देखी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड, वायरल वेक्टर, और ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन है यहाँ आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म to produce product and process useful to health।
तो यह जो है बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज द स्टडी अबाउट द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर जीन, प्लांट एंड एनिमल जीन, and that gene are introduced in other organism to produce recombinant DNA to produce desired product. और सिंपल बायोटेक्नोलॉजी में तो ईस्ट ले लिया, उससे हम ब्रेड बना रहे हैं, मिल्क लैक्टिक एसिड बेसिस से कर्ड बना रहे हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं डिफिनीशन गिवन बाय EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कभी कभी EFB का फुल फॉर्म पूछ देते हैं, तो EFB क्या है? EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने जो डिफिनेशन दिया है यह थोड़ा अलग हट के डिफिनेशन है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? क्योंकि जो हम जीन लेंगे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से, वो तो नेचुरल बायोलॉजी का ही हिस्सा है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, देयर सेल, देयर पार्ट ऑफ मींस DNA molecules analog for products and services. The integration of natural science and organism cells, part thereof, and the molecule and analog for production of products and services. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जैसे आपको बीटी कार्टन बनाना, तो बीटी कार्टन बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस है, आप बैसिलस थ्यूरियंस बैक्टीरिया से कोडिंग जीन लेंगे, क्राई प्रोटीन कोडिंग जीन लेंगे, और वह क्राई जीन को आप मल्टीप्लाई करा करके कहाँ डालेंगे? कार्टन के सेल में डालेंगे, तो कार्टन का पौधा रहेगा तो ही तो सेल मिलेगा, उसके सेल में डालेंगे, वो मल्टीप्लाई करेगा, कैलस बनाएगा न्यूट्रस मीडियम में, फिर आर्जिन डालेंगे, रूट बनेगा, साइटोकाइनिन डालेंगे, शूट बनेगा, नया पौधा बनेगा। अब उसके हर एक सेल में क्राइजीन जाएगा और वो क्राई प्रोटीन बनाएगा, इस तरह से वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा पौधा। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस है, जो बायोलॉजिकल साइंस है, जो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स है, उसी के सेल को, उसी के DNA को हमको यूज करना है। एन ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग मींस DNA फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड सप्लाई फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। तो यह जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये डिफिनेशन दी है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो पार्ट है। पहला पार्ट में इनका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहला पार्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? द आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म डिजायर्ड जीन and added with the plasmid to produce DNA recombinant या recombinant DNA, and then it is introduced into microorganism, cell, bacteria, then it will allow to multiply in the ambient sterile medium, is nutritious medium. When that will multiply, they produce huge amount of product. जैसे मान लीजिए इंसुलिन बनाना है आपको, तो इंसुलिन कोडिंग जीन, यहाँ पे इंसुलिन एल्फा चेन और बीटा चेन होता है, तो एल्फा चेन कोडिंग जीन ले लिया, बीटा चेन कोडिंग जीन ले लिया, दोनों को अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, उसी कोलाई बैक्टीरिया को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मीडियम में लेकर के मल्टीप्लाई कराया, कल्चर कराया, और वहाँ पे ई कोडिंग एल्फा माने ए चेन कोडिंग जीन जिसमें है वो ए चेन बनाएगा प्रोटीन, और बी चेन कोडिंग जीन बी चेन बनाएगा, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, इंसुलिन बन गया। तो पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, the isolation of desired gene, introduction into desired organism, that is genetic engineering. Then get the genetically engineered cell into ambient nutritious medium, sterile medium, where it multiply to produce desired product. तो ये दोनों प्रोसेस जरूरी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एनवायरनमेंट nutritious medium where the genetically engineered cell must be cultured. तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे हैं
डिस्पर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में the genetic is the technique to alter the chemistry of genetic material DNA and RNA to introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism। जैसे यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि यहाँ से हम कोई जीन लेते हैं और जीन को, यह बैक्टीरिया है, इसका हम प्लाज्मिड ले लेते हैं। इस प्लाज्मिड में यह डिजायर्ड जीन अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए और उसमें हम डिजायर्ड जीन डालते हैं तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या हो गया, चेंज हो गया। जब जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया और इसको फिर बैक्टीरिया में डाल के जब कल्चर मीडियम में डालेंगे तो यह जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल है। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल क्या करेगा यहाँ पे, तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, इंट्रोड्यूसिंग एडिंग ऑफ डिजायर्ड जीन विद द क्लोन वेक्टर डीएनए टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन एडेड इनटू द introduced into the cell, and now this genetically engineered cell transferred into sterile medium where it multiply and produce product. That product may be antibiotics, vaccine and enzyme। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं सिंपल में, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन added with the vector DNA to form recombinant DNA, allowed to multiply to form gene clone, and gene clone now used to introduce into other desired plant or animal cell to produce desired product। तो अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डालते हैं जैसे बीटी कॉटन, तो प्लांट तो सॉइल में ग्रो करेगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसको कहाँ ग्रो कराना पड़ेगा, उसको ग्रो कराना पड़ेगा कल्चर मीडियम। अब जेनेटिकली इंजीनियर सेल को आपने ले लिया और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाएगा, वहाँ से डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, सेफ्टी टेस्टिंग कर लीजिए, उसको जो है प्रिजर्वेटिव सुटेबल मिला दीजिए, इसके बाद सेल फॉर मार्केट। तो यह है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक स्टेप क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ए डीएनए, किसी डीएनए में वह कौन सा पार्ट है जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का डीएनए काफ़ी लंबा है, यह जो है 2.2 मीटर लंबा डीएनए, लेकिन उसमें एक पार्ट ये भी है जो इंसुलिन प्रोटीन को बनाता है, इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। उस जीन को आपको लेना है अगर बाहर इंसुलिन बनानी है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ डीएनए। अब उसको हम कट करेंगे, किससे कट करेंगे, सीजर। तो जेनेटिक सीजर क्या है, आपके पास जेनेटिक सीजर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पे दो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए काटता है और एक्सोन्यूक्लियस साइड में काटता है। एंडोन्यूक्लियस जब कट करेगा तो स्टिकी इंड बनेगा, जैसे यहाँ कट किया जी और ए के बीच में तो स्टिकी इंड बना। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस काटता है तो यहाँ पे जो है ब्लंट इंड बनता है। तो हम यहाँ एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं और उसके सहायता से हम डीएनए को कट करते हैं। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड से जोड़ देंगे, जोड़ करके सेल में डाल देंगे। अब वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारा डिजायर्ड जीन क्लोन बना लेगा। तो इस तरह से हम जो है डिजायर्ड जीन को कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। और जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए हमारे पास होगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। तो इसको जेनेटिक सीजर बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जेनेटिक सीजर, और उसको डीएनए लाइगेज को जेनेटिक ग्लू बोलते हैं। इस तरह से हम यूज करते हैं। अब अगला पार्ट है यहाँ पे टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, यहाँ पे वही हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, इसको जेनेटिक सीजर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज द जेनेटिक सीजर, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमिक जेनेटिक सीजर। और यह जेनेटिक सीजर कहाँ काटता है, जी और ए के बीच में काटता है। जो डीएनए है, डीएनए को जी और ए के बीच में, स्ट्रैंड के डीएनए स्ट्रैंड के जी और ए के बीच में काटता है, टाटा बेस के बीच में, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में। अभी आगे इसको बताएंगे हम। अब यहाँ डीएनए को काटते हैं, फिर यहाँ पे वेक्टर लेकर के वेक्टर से डिजायर्ड जीन को जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, फिर होस्ट सेल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे होस्ट सेल मल्टीप्लाई करके यह जीन का जो प्रोडक्ट है
वो बनाना शुरू कर देगा। तो टूल में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे, क्लोनिंग वेक्टर लेंगे, वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी हो सकता है, सर्कुलर डीएनए, या किसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, और फिर कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में डालेंगे ताकि वहाँ मल्टीप्लाई करके बहुत सारा जीन क्लोन बन सके। अब इसके बाद हमें देखते हैं यहाँ आगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यह लगभग 900 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। एक्चुअली होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने अंदर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का डीएनए है या प्लाज्मिड है। अगर मान लीजिए इस बैक्टीरिया पे कोई अगर बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ अटैक करता है, तो यह बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में डालना चाहेगा। जैसे अपना डीएनए डालेगा, यह वायरस का, यह वायरस है, यह क्या है? वायरस, और यह क्या है? ये बैक्टीरिया। तो अगर यह वायरस बैक्टीरिया पे अटैक किया, अपना डीएनए डाला, तो अब यह वायरल डीएनए यहाँ मल्टीप्लाई करके बैक्टीरिया को खोखला कर देगा और यहाँ पे अपनी संख्या, वायरस की संख्या बढ़ा देगा। तो यह बैक्टीरिया जो है, ये प्रकार का एंजाइम बनाता है। यह दो तरह से इस डीएनए को रोक सकता है मल्टीप्लाई होने से। कैसे रोक सकता है? एक तो यह मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, या फिर यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना करके अब इसको कट कर देगा, कई भाग में कट कर देगा। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट कर देगा तो यह डीएनए का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब वह फिर प्रोटीन कोड नहीं कर पाएगा, वायरस नया बन नहीं पाएगा, बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया बनाता है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। जैसे ही वायरस अटैक किया, अपना डीएनए छोड़ा, बैक्टीरिया ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया है, और वह एंजाइम वायरस के डीएनए को कट कर देगा, और वह वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा उसका डीएनए, और अपनी संख्या नहीं बना पाएगा, और बैक्टीरिया सेफ हो जाएगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म दो तरह से बैक्टीरिया डेवलप करता है वायरल डीएनए को ग्रो करने से रोकने के लिए। एक तो मिथाइल ग्रुप छोड़ देगा, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना करके। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चूंकि डीएनए को काट लेता है, सीजर की तरह है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने, बायोलॉजिस्ट ने, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने देखा कि ये तो एंजाइम बड़ा काम का है, इसे तो हम किसी भी डीएनए को स्पेसिफिक साइट में कट कर सकते हैं। तो अलग अलग बैक्टीरिया से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ले लिया गया। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कई जगह पे ये जो है अलग अलग सोर्स से जब लिए जाते हैं तो उसका अलग अलग नाम होता है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा खोजा गया? हाइंड सेकेंड सबसे पहले खोजा गया। इसके बाद ढेर सारे एंजाइम खोजे गए। तो इकोआर फर्स्ट जो है, यह किससे डिराइव्ड है? इकोआर फर्स्ट, ये भी रिस्ट्रिक्शन यूनिट है। तो ई क्या है? ई जीनस है, इसीरिचिया कोलाई, इसीरिचिया, यह एक बैक्टीरिया है, हमारी आंख में पाया जाता है। असीओ क्या है? कोलाई, इसका स्पीसीज है, इसका SPECIES। ई क्या है? इसीचिया जीनस है उस बैक्टीरिया का, और कोलाई स्पीसीज है। आर उसका स्ट्रेन है, आर क्या है? स्ट्रेन है। और फर्स्ट किस ऑर्डर में बनाया गया? तो इस इसीचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसका जीनस का ई ले लिया गया, और कोलाई इसका स्पीसीज का CO ले लिया गया, आर इसका स्ट्रेन लिया गया, और किस ऑर्डर में खोजा गया उसी के नाम पे इसको इकोआर फर्स्ट कह दिया गया। इस तरह से हम इस एंजाइम का नाम रखते हैं। अब यह एंजाइम कहाँ काटता है? यह एंजाइम डीएनए के रिकॉग्निशन साइट पे काटता है। तो रिकॉग्निशन साइट क्या हो सकता है? कि पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे। ये पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी। पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको हम दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में सेमी बेस सीक्वेंस पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है मलयालम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं मलयालम,
जैसे यहाँ लिख रहे हैं मलयालम। अब मलयालम इधर से भी पढ़े इस डायरेक्शन में तो मलयालम, अगर इस डायरेक्शन में पढ़े तो ये भी मलयालम। इस तरह के वर्ड को पालिंड्रोमिक वर्ड बोलते हैं। वैसे ही कनक, कनक भी इधर से पढ़े तो कनक, इधर से भी पढ़े तो कनक। तो जो वर्ड दोनों तरफ से सेम सेंस देते हैं दोनों डायरेक्शन में, तो उसको हम पालिंड्रोमिक वर्ड बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर यह जो बैक्टीरिया है पालिंड्रोमिक सीक्वेंस में काटता है। पालिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में, यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में, यहाँ 5 to 3 डायरेक्शन में GAATTC, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ पे इसके उल्टा इधर में देखें तो इधर में फिर 5, तो यहाँ पे GAATTC, यह 3 हो जाएगा। तो 5 to 3 डायरेक्शन में GATTC, और यहाँ भी अपोजिट चलेंगे 5 to 3 डायरेक्शन तो GATTC। इस तरह के बेस सीक्वेंस डीएनए में अगर इस तरह का बेस सीक्वेंस मिलता है तो इसको हम पालिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस कहते हैं। तो इन डीएनए स्ट्रैंड देयर आर द 6 बेस सीक्वेंस व्हिच आर रेड सेम इन द अपोजिट पोलैरिटी। यहाँ पे GAATTC, यहाँ भी GAATTC, इनको कहते हैं हम क्या, पालिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा तो इनको कहाँ काटेगा, G और A के बीच में। यहाँ भी G और A के बीच में और दूसरे स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में। तो ये कट करके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अभी मैं काट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह के बेस सीक्वेंस को पालिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसको टाटा बेस भी कहते हैं, TATA टाटा बेस भी कहते हैं, पालिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को ऑब्जर्व करता है, वहीं पे बाइंड होता है, वहीं पे कट करता है। कट किसके किसके बीच में करेगा, नेट में पूछा जाएगा, G और A के बीच में करेगा, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में करेगा। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, अलग अलग बैक्टीरिया से बनाए गए हैं और वो कट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे GAATTC आप देख लीजिए, यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट बना हुआ है GAATTC। तो GAATTC में अगर यह आएगा तो कहाँ काटेगा, यहाँ से A और यहाँ से अलग हो जाएंगे, माने 2 भाग में बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ 2 भाग में बढ़ गया, यह एक भागी हो गया, एक भागी। मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम E को R फर्स्ट, अब अगर आप लेते हैं तो यह यहाँ इनको GATTC, G और A के बीच में कट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ओवर हैंगिंग हो गया। ओवर हैंगिंग का मतलब यहाँ पे A हैंग कर रहा है, यहाँ पे A हैंग कर रहा है, इतना। तो यह GAATTC के बीच में काटा तो इतना हिस्सा अलग हो गया, इतना हिस्सा अलग हो गया। अब यहाँ भी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लंट इंड हो रहा है, यहाँ पे ब्लंट इंड हो जाएगा, यहाँ ब्लंट इंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको स्टिकी इंड कहते हैं, जो इतना निकला हुआ है इसको कहते हैं स्टिकी इंड। यह जोड़ने में मदद करता है। जैसे ब्लंट इंड होगा, ये ब्लंट इंड है तो अच्छा से नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन स्टिकी इंड है, मान लीजिए यहाँ इतना ओवर हैंगिंग है इतना, तो ये आराम से जुड़ जाएगा। ये क्या करेगा, आराम से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ लेगा। तो स्टिकी इंड हेल्प्स इन द एफिशिएंट लाइगेशन ऑफ द 2 DNA पार्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए स्टिकी इंड का होना जरूरी है। स्टिकी इंड कैसे होगा, जब टाटा बेस पे GATTC पालिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जो हमारा एंजाइम है वो G और A के बीच में, दोनों स्ट्रैंड में, पहला स्ट्रैंड में G और A के बीच में, इसमें भी G और A के बीच में काटेगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। इस तरह से यह स्टिकी इंड बन गया। लेकिन यहाँ पे ब्लंट इंड बन रहा है, वो लाइगेशन में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, यह लाइगेशन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है यहाँ, कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पे इसका डीएनए है और इस बैक्टीरिया में यह जो है क्लोनिंग वेक्टर है। तो यह क्लोनिंग वेक्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं, यह क्लोनिंग वेक्टर को हम बाहर निकाल। तो बैक्टीरिया में यह जो डीएनए, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड।
ये एक्चुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल सर्कुलर डीएनए ही है, जैसे ये डीएनए वैसे भी है, लेकिन यह जो है क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहा जाएगा? मान लीजिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, तो ये क्या करेगा? क्लोनिंग वेक्टर ये खुल जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा? ये ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, ऐसे ऐसे खुल जाएगा। अब खुल गया। अब आप एक दूसरा डीएनए लिए हैं, यह डीएनए लिए हैं, यह डीएनए लिए हैं, यहाँ से कट कर रहे हैं इसको, तो यह डीएनए जो है अब यहाँ कट होगा, यहाँ से तो कट होगा, तो यह इस तरह से बन जाएगा, यह इस तरह से बन जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे ला करके, दोनों में देखिए ओवरहैंगिंग स्टेम है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे यह, यहाँ पे यह इसका ऐसे, अब यहाँ पे इसका यह हो गया ऐसे। अब इसको ला करके आप जोड़ दीजिए, यह रिस्ट्रिक्शन इन लोग इक्वल फर्स्ट काटेंगे और लाइगेज एंजाइम से ला करके इसको क्या करेंगे? ये जोड़, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको फिर बैक्टीरिया में इसी में डाल के मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ये 1000 कापी बनाएगा तो आपका जीन का भी 1000 कापी बन गया। तो क्लोनिंग वेक्टर कैसा होना चाहिए? जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करे, उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो, एक ऐसा साइट हो जहाँ से रिप्लिकेट कर सकता हो, और उसमें सेलेक्टेबल मार्कर हो, ताकि आप पहचान सके कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और यह जो है क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है डीएनए को प्लांट सेल में डालने के लिए भी, एनिमल सेल में डालने से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसेंस का टी-आई प्लाज्मिड है, वह प्लांट सेल में डिजायर्ड जीन को डालने में यूज होता है। वैसे बहुत सारे वायरल हैं, वायरस है, उनके डीएनए एनिमल सेल में जीन को डालने में मदद करते हैं, उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके डिसाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर डीएनए है और यहाँ पे फॉरेन डीएनए है। अब आपने क्या किया? यहाँ वेक्टर डीएनए को GAATTC यहाँ से इसको काट लिया, और यहाँ पे भी GAATTC यहाँ से इसको काट के हटा दिया। तो अब यहाँ पे ये बन गया G, यहाँ पे G, ये हो गया CGTTAA। अब यहाँ पे क्या है? AATT, यहाँ पे क्या हो गया? AATT, अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे C है, यहाँ पे G, यहाँ पे C। अब ये आकर के अब ये रिस्ट्रिक्शन E को आर फर्स्ट से कटा, E को आर फर्स्ट, ये रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियन जो दोनों से काटा तो बिल्कुल क्लोज, इसके कैसे इन आ गए? इस तरह के आ गए, और इनको जोड़ दिया किससे? डीएनए लाइगेज एंजाइम से। ये जेनेटिक ग्लू है, जेनेटिक सीजर है। अब दोनों को लाके जोड़ दिया, तो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया कि नहीं बन गया? ये वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को जोड़ दिया तो नया कॉम्बिनेशन बन गया। वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए का नया कॉम्बिनेशन, इसको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो बोयर एंड कोहेन, इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल से हमें डीएनए लेना है, तो उसके सेल से हम जो है इसको सेल को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद अगर एनिमल सेल है, प्रोटीएज एंजाइम लेंगे, अरेनेज एंजाइम लेंगे, और इसके बाद जो है लाइपेज एंजाइम लेंगे। और प्लांट सेल है तो सेलुलेज लेंगे, पेक्टिनेज लेंगे, वहाँ भी प्रोटीएज लाइपेज लेंगे और आरएनएज लेंगे, और बैक्टीरियल सेल लाइसोजाइम ले लेंगे। इसके बाद फंगस का है तो काइटिनेज ले लेंगे और डाइजेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इनका डीएनए ले लेंगे। डीएनए लेने के बाद कटिंग ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको अलग अलग फ्रेगमेंट में कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको या तो पीसीआर से या तो क्लोनिंग वेक्टर से, जैसे हमने बताया, इनकी कॉपी बना लेंगे।
और कॉपी बना करके उनको जो है होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करके जिनकली इंजीनियर सेल बना लेंगे, और उसको फिर कल्चर मीडियम में डाल के हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो आइसोलेशन के लिए क्या करेंगे? अब आइसोलेशन के लिए देखिए, यहाँ पे जो है पहले तो हमने सेल को लिया, एप्रोप्रिएट एंजाइम लेके उसको डाइजेस्ट करा दिया, कराने के बाद चिल एल्कोहल में डाल देंगे। जब चिल एल्कोहल में जाने तो डीएनए अपने आप सतह पे आ जाएगा, और उसको स्पूलिंग करके निकालना है, और निकाल करके फिर क्या करेंगे आगे? अब उसको जो है स्पेसिफिक साइट पे कट कर सकते हैं, और इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से उसको आप क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्या है? ये जेल प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, यह प्लेट पॉजिटिव है और पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे यहाँ पे 11 जेल ले लेंगे, यहाँ बेल्स बना लेंगे, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट डाल देंगे, और यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करेंगे, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये माइग्रेट करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है वो चले जाएंगे एनोड प्लेट की तरफ, जो लार्जर है वो पूरा से एनोड जेल से पास नहीं होंगे, वो इधर ही रह जाएंगे, तो लार्जेस्ट है। जो वेल्स के पास है, ये वेल्स है 1 2 3 4, इधर रह जाएंगे, वो लार्जेस्ट है, जो चले गए है स्मॉलेस्ट है। अब इसको हम देख कैसे पाएंगे? इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करेंगे, और यूवी रेज जब डालेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेंगे, इस तरह से आप पहचान लेंगे। अब इसको आइसोलेट कैसे करेंगे? इल्यूजन को कट कर देंगे, कट करके फिर इसको सेपरेट कर देंगे, इस विधि को कहते हैं इल्यूजन। तो इस तरह से हम डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेंगे। करने के बाद इसको जो है हम अब बेटर प्लाज्मिड से जोड़ करके रिकम्बिनेंट बना करके उसका क्लोन बना सकते हैं। इस तरह से हम जो है इनका जो है क्लोन बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जानेंगे। मुझे थैंक यू।